क्या आप भी डेब्ट में हैं? क्या ईएमआई आपको परेशान कर रहा है? जितना पैसा आप कमाते हैं वो सब खर्च हो जाते हैं, कुछ भी सेव नहीं कर पाते हैं? तो आप सही वीडियो देखने आए हो। आज हम एक ऐसी किताब को डिस्कस करेंगे जिसको सुन के आप भी डेब्ट फ्री लाइफ जी सकते हो और पैसा सेव करके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम एक साल फाइनेंस क्लासिक किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस किताब को पढ़ के बहुत लोग उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिगेन किए हैं। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और इसको लिखी है जॉर्ज एस क्लेसन ने। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो तो इस डिस्कशन से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो बिना देर करके चलिए इस किताब का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर ने इसी किताब में पहले ही बेबीलोन की वेल्थ, लग्जरियस लाइफ, जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में बात किया है। अगर हमें किसी रिच शहर के बारे में बताया जाएगा तो हमारे दिमाग में पहले ये बात आएगा कि उस शहर ज़रूर फॉरेस्ट माइन से समृद्ध होगा और वो जगह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत फेवरेबल होगा। लेकिन बेबीलोन के साथ ऐसा नहीं था। ना तो बेबीलोन एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल था, ना ही फॉरेस्ट माइन से भरे थे। फिर भी बेबीलोन उस समय के सबसे रिचेस्ट थे। तो इस डिस्कशन में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे बेबीलोन इतनी ऑब्स्टेकल के बाद भी उस समय का रिचेस्ट शहर बने थे। बात है आज से 6-7 हज़ार साल पहले की, जब बेबीलोन वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड थे। लेकिन अब बेबीलोन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और वो एक डिजर्ट बन चुके हैं। ये बेबीलोन एशिया में उपस्थित थी, सुएज कैनाल से 600 माइल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ का एकदम नॉर्थ में। लैटिट्यूड थी इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर, यूमा एरिजोना की तरह, और क्लाइमेट थी एकदम अमेरिका की तरह हॉट एंड ड्राई। लेकिन बेबीलोन के पास दो नेचुरल रिसोर्स थी, एक है फर्टाइल सॉइल और एक यूफ्रेट्स रिवर में पानी। बेबीलोन को इंजीनियर्स ने वहाँ पर कैनल्स, डैम्स बनाकर नदी की पानी को स्टोर करके एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। बेबीलोन का पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत अच्छी थी। राजा का सुशासन था और वह का राजा उनकी विजडम, एंटरप्राइज, जस्टिस के लिए जाने जाते थे। उसी समय बेबीलोन का लोग भी दूसरे जगह का लोगों से बहुत एडवांस थे, चाहे वो इंजीनियरिंग स्किल्स हो, आर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो। लेकिन बेबीलोन का फॉल बहुत अनयूजुअल था। साइरस उनकी आर्मी को लेकर बहुत आसानी से बेबीलोन कैप्चर कर लिए थे। बंसी नाम के एक चैरियट बिल्डर यानी कि रथ निर्माता बेबीलोन में रहते थे। वो बहुत गरीब थे और उनका हालत ऐसा था कि उनके पास खाना खाने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो भी नहीं थे। और उनकी एक म्यूजिशियन दोस्त थे जिनका नाम था कवि। कभी भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस से खुश नहीं थे। उन दोनों का मानना था कि वो तो पूरे दिन हार्डवर्क करते हैं, फिर भी दोनों गरीबी से जूझ रहे हैं। फिर कवि के दिमाग में उनकी दोस्त अरकद का थॉट आया, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी थे। उन दोनों ने अरकद से फाइनेंशियल टीचिंग लेने की मनसा बना लिए थे, क्योंकि उन दोनों ने अमीरी ज़िंदगी चाहते थे। प्रीसियस मेटल्स यानी कि सोना चांदी एक्वायर करना चाहते थे। फिर उन दो दोस्त ने एक फ्रेंड्स गेट टुगेदर अरेंज करके अरकत को बुलाया और वो कैसे अमीर बने उसके बारे में बताने के लिए बोला। अरकत ने उनकी जर्नी दोस्तों के साथ शेयर किया और उस जर्नी में हर्डल्स के बारे में भी बताया, उनकी द्वारा किया गए गलती के बारे में भी बताया। एक्सपीरियंस से ये भी कहा कि अगर आपको स्टोन खरीदना है तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, ब्रिक मेकर के पास नहीं। आपको अगर अमीर बनना है तो आपकी सैलरी का 1/10 पार्ट आपको खुद के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और इसी काम आपको सैलरी मिलने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आपकी डेप्ट मंथली एक्सपेंसेस में पहले पैसा खर्च करेंगे तो आप कभी भी अपनी 1/10 सैलरी खुद के लिए बचा नहीं पाएंगे। फिर उसी सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपकी सेविंग्स आपके लिए काम करेंगे और आपकी पैसे को बढ़ाएगी, और वो एक्स्ट्रा पैसा भी आपके लिए सेम काम करते रहेगी और ऐसे आपके पास एक पैसिव इनकम आती रहेगी और अब भी एक वेल्दी पर्सन बन जाएंगे। आपको फाइनेंशियल तकलीफ नहीं होगी। फिर भी हरकत को की बहुत सारी दोस्त कहते हैं कि वो बहुत लकी है इसीलिए वो इतना अमीर है। कुछ दोस्त कहते थे कि वो एक अमीर लोग से अमीर बनने के लेसन लिए थे इसीलिए वो लकी है। लेकिन हरकत कहते थे वो खुद कुछ करना चाहते थे इसीलिए वो अमीर है। विल पावर के साथ साथ हरकत के पास उनकी ड्रीम फुलफिल करने की चाहत भी थी।
और एक दो सवाल पूछे थे कि अगर वो हरकत जैसा काम करेंगे तो क्या वो भी अमीर बन जाएंगे। रिप्लाई में हरकत कहा, वेल्दी अब तभी बढ़ते हैं जब आप एनर्जी डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक अमीर लोग एक घर बनाते हैं तो क्या पैसा चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ये सारी पैसा लेबर, आर्टिस्ट, इंजीनियर के पास जाते हैं और ऐसे ही कैश फ्लो की साइकिल चलते हैं। हरकत का पहले आप पैसे को सेव कीजिए, फिर प्रोफेशनल्स में से डिस्कस करके उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ करने के समय ये चीज़ एंजॉय भी करिए। आफ्टर ऑल, अगर ये कम करने के समय अब खुशी नहीं है तो हो सकते हैं कि आप अमीर बनने के बाद भी खुश नहीं हो पाएंगे। इन्वेस्ट करने के समय खुद को ओवर स्ट्रेन मत करिए। बातचीत के बाद सब दोस्त उनकी अपना अपना घर चले गए। ये सब बात कुछ कुछ का दिमाग के ऊपर से निकल गए और कुछ दोस्त ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे थे जो उन्हें कभी भी नहीं मिले। उस समय बेबीलोन रिचेस्ट कंट्री थे, लेकिन फिर भी सारे लोग अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं थे। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे थे और गरीब लोग के पास ठीक ठाक से खाने का पैसा भी नहीं था। बेबीलोन का राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान अरकत को राजा ने जोनागन के वो सिखाने के लिए कहा है कि कैसे वो इतना अमीर है। अरकत ने अमीर बनने का 7 टीचिंग सिखाए। नंबर 1, स्टार्ट योर पर्स टू फैटनिंग। अरकत ने ये चीज़ उनकी स्टूडेंट्स को बहुत आसान तरीके से सिखाया। अगर आप एक बास्केट में 10 अंडे रखेंगे और 9 अंडे निकालेंगे तो हर रोज़ आपकी बास्केट में एक अंडा एक्स्ट्रा रह जाएगा। ऐसे ही एक दिन वो बास्केट ओवरफ्लो करेगा। सेम चीज़ हमारे पैसे के साथ भी होता है। अगर आप पर्स में पैसा सेव करेंगे तो आपकी पर्स भी फील होगी। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। हम जितना पैसा कमाते हैं उससे 9/10 ही हमें एक्सपेंड करनी चाहिए, बाकी 1/10 हमें सेव करनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये ही कहना है कि वो 9/10 से उनकी सारी एक्सपेंडिचर खत्म नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारी चाहत का कोई कमी नहीं है। जब हमें एक चीज़ खरीदना है तब हमें और एक चीज़ खरीदना चाहते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपकी एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल लानी ही पड़ेगी। नंबर 3, मेक योर गोल मल्टीप्लाई। देखिए, आप सेविंग्स करके और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके कुछ पैसे ज़रूर जमाए होंगे। अब बात आते हैं इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। आप इस पैसे किसी को उधार दे सकते हो जहाँ पर आपको ओरिजिनल अमाउंट के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप चाहते हो तो इस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हो जहाँ पर आपकी पैसे कंपाउंड होकर आपको ओरिजिनल से बहुत गुना पैसा मिलेगी। नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। ऐसा कहा जाता है कि दुर्भाग्य हमेशा चमकता हुआ निशान को पसंद करते हैं। तो जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा बन जाएगा तब हमें उस पैसे को सेफ जगह इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो वो खो जाएगा। अगर आप अपना पर्स को हमेशा पैसे से फिल देखना चाहते हो तो अपनी ट्रेजर को अपने लॉस से बचाना पड़ेगा और इसीलिए आपको एक्सपीरियंस लोगों की मदद लेना ज़रूरी है। नंबर 5, मेक यू ऑफ योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ डे की लेसन में अरकद ने कहा है कि अगर आप रेंट में रहते हो तो आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं होते हैं और हर महीने में आपको रेंट भी देना होता है एक मोटा अमाउंट का। अगर आप वो 4 पॉइंट तक जो चीज़ कहा गया है वो फॉलो कर रहे हो तो आप अच्छा खासा पैसा सेव किया होगा। अब आपका काम है मनी लेंडर से कुछ पैसा उधार लेके और आपकी खुद की सेविंग्स को मिलाकर खुद की घर बनाना। जब आप खुद की घर में रहेंगे तो आपको फ्रीडम भी मिलेगा और आप रेंट की पैसे को भी बचा पाएंगे। आपको सिर्फ हाउस टैक्स ही देना होगा जो बहुत कम अमाउंट का होता है। नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। आप अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई नहीं कर पाएंगे। आपको आपकी ओल्ड एज के लिए सेविंग्स करनी चाहिए। इसके लिए आप ज़मीन घर खरीद सकते हो और बाद में सेल करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आप चाहते हो तो कुछ साल के लिए आप हर हफ्ते में कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और बाद में ये कंपाउंडिंग होकर आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। नंबर 7, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न।
अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाना होगा। आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन के बारे में आपको नॉलेज बढ़ाना होगा, नए नए स्किल सीखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक शॉप ओनर हो तो आपको ये चीज़ के बारे में इंक्वायर करके ना होगा कैसे आप और भी कम पैसे में अच्छे सामान खरीद सकते हो। अच्छा खासा पैसे हर प्रोफेशन में कमाया जाता है, आपको सिर्फ वो स्किल सीखनी है। लोग कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं असल में वो बहुत लकी है इसीलिए वो अमीर है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको भी ज़रूर कोई ना कोई मौका आया ही होगा, लेकिन आप उस मौके को अपने हाथ से जाने दिया और इसीलिए आप अमीर नहीं है। आप अमीर वो ही होते हैं जो सही समय में सही मौके का सही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ये चीज़ एक एग्जाम्पल की मदद से और भी अच्छे से जानते हैं। एक व्यापारी एनिमल्स खरीदते थे, ज़्यादातर कैमल्स हॉर्सेस, लेकिन कभी कभी शीप्स गोट्स भी खरीदते थे। एक दिन उनके पास कम प्राइस में बहुत सारी शीप खरीदने का मौका मिला, लेकिन वो उसी शीप को गिनने के बाद खरीदना चाहते थे और इसके लिए उन्हें समय चाहिए थी। फिर अगले दिन उस शहर में अचानक से शीप की डिमांड बहुत बढ़ गई और उस फार्मर व्यापारी को जिस प्राइस में सारी शीप बेचना चाहते थे उससे बहुत गुना प्राइस में उन्होंने सारी शीप बेच दिया। व्यापारी ने हैरान होकर ये सब चीज़ देखा। तो ये एग्जाम्पल से हमें यही सीखने को मिलते हैं कि जब हमें अच्छे चीज़ कम प्राइस में मिल रहे हैं और हमें पता है कि हम खरीद के प्रॉफिट कर पाएंगे, तो हमें वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मौका आज हमारे पास है वो सकते हैं कि कल वो किसी और के पास चले जाए। एक बैग गोल से भरे हैं और एक बैग ज्ञान की बातों से, तो आप कौन सी बैग सिलेक्ट करेंगे? हो सकते हैं आप ज्ञान की बैग सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं तो ज़रूर गोल्ड की बैग ही चूज़ करूँगी। तो अब चलिए देखते हैं कि ज्ञान से ज़्यादा गोल्ड को प्रायोरिटी देने से मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। मेरे पास उसी गोल्ड को सही जगह इन्वेस्ट करने का नॉलेज नहीं होने से दौरान हो सकते है मैं गलत जगह उस गोल्ड को इन्वेस्ट करूँगी और मेरे गोल्ड खो जाएंगी और मेरे पास जितना सारी गोल्ड थी वो सब खो जाएगा। मैक्सिमम लॉटरी विनर्स के साथ यही होता है। अगर मैं गोल्ड की बैग के साथ साथ ज्ञान की बैग को भी सिलेक्ट करते हैं तो मेरे साथ क्या होता, चलिए इस बात को समझते हैं। नंबर वन, मैं उस गोल्ड से एक एस्टेट हाउस खरीद सकते थे जिससे फ्यूचर्स में मुझे अच्छा खासा अर्निंग मिल सकती थी। नंबर टू, मैं उस गोल्ड को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे जहाँ पर वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होता और मल्टीप्लाई भी हो पाती। नंबर थ्री, मैं एक प्रोफेशनल लोग की मदद लेकर इन्वेस्ट कर सकते थे। नंबर फोर, ज्ञान की बात लेने से मुझे पता चल जाता कि मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। नंबर फाइव, नॉलेज होने से मैं स्कैमर्स की द्वारा वादा किया गया इम्पॉसिबल अर्निंग की ट्रैप से खुद को बचा पाते थे। बेबीलोन में रोदन नाम के एक स्टीपियर मेकर को राजा से 50 गोल्ड मिला था जिससे वो लैंड हाउस कुछ भी खरीद सकते थे, लेकिन वो एक गोल्ड लेंडर के पास जाकर उनसे एक्सपीरियंस लेना अच्छा समझा। उसी गोल्ड लेंडर से रोदन बहुत कुछ सीखे कि कौन सी चीज़ देखते हुए कोई लोगों के पास एक गोल्ड लोन लेंडर को पता चलता है कोई लोग को लोन देना चाहिए या नहीं। कोई लोग एक अच्छा, अगर इसी लोग के पास एक अच्छा खासा प्लान है कि वो कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और वो जितना गोल्ड लेन करने जा रहे हैं उससे ज़्यादा एसेट उसके पास है, तो आप उसे गोल्ड उधर दे सकते हो। लेकिन जिसके पास कोई एसेट नहीं है और इन्वेस्ट करने की अच्छा प्लान भी नहीं है उसे लोन देना रिस्की है। बेबीलोन में एक बड़ी वॉल थे जो शत्रु से बेबीलोन को प्रोटेक्ट करते थे। वो दीवार 100 साल का पुराना था, फिर भी उतना ही असरदार थे। ये दीवार बेबीलोन का लोगों का ज़रूरत और सुरक्षित रहने का चाहत को दर्शाते थे। इस किताब में आगे ऑथर ने बताया कि तरकद नाम के एक युवा दबसीर नाम की एक कैमल ट्रेडर से पैसे उधार लिए थे। तरकद दबसीर को जब जब देखते थे तब उसे अवॉइड करते थे। तो एक दिन दबसीर तरकद को उनकी लाइफ की एक कहानी बताई जब वो खुद डेब्ट में थे। तब वो बेबीलोन छोड़कर अलग राज्य जाकर स्लेव की काम करते थे। फिर एक दिन उनके दिमाग में सवाल आया कि वो एक स्लेव की सोल है ना कि फ्री सोल है। अगर वो खुद को एक फ्री सोल मानते हैं, साथ साथ खुद को एक ऑनेस्ट इंसान भी मानते हैं, तो
जो लोग उनसे पैसे पाते हैं दबसीर को अच्छा पैसा इनकम करके बेबीलोन जाकर वो पैसे लोगों को लौटा देना चाहिए। इस स्टोरी से तरकत को भी सब कुछ समझ में आया और वो भी हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर हुए। फिर ऑथर ने 5 के क्ले टैबलेट्स में लिखा हुआ 5 ज्ञान की बात के बारे में कहा है। नंबर 1, जिस आदमी की पास में सिल्वर कॉइन के साथ साथ गोल्ड कॉइन है उनकी फैमिली भी उसे प्यार करते हैं और उनकी राजा के प्रति भी लॉयल है। जिस आदमी की पास में सिर्फ सिल्वर कॉइन है वो उनकी फैमिली और राजा के लिए सेम ही है। और जिस आदमी की पर्स में कुछ नहीं है वो ना तो उनकी फैमिली का कोई काम में आते हैं ना ही राजा का। एक आदमी को हमेशा उनकी इनकम का 1/10 सेव करनी चाहिए और 7/10 फैमिली के लिए एक्सपेंस करनी चाहिए। नंबर 2, और बाकी 2/10 से आपको आपकी डेब्ट चुकानी चाहिए। नंबर 3, आपसे कौन कौन पैसा पाते हैं उसकी एक लिस्ट आपको बनानी चाहिए और सबको थोड़ा थोड़ा करके डेब्ट चुकानी चाहिए। नंबर 4, आपको मंथली आपकी 2/10 इनकम से डेब्ट धीरे धीरे चुकानी चाहिए और ऐसे एक दिन आप ज़रूर डेब्ट फ्री हो जाएंगे और 1/10 आप खुद सेव करने से आपको भी कभी नीचा महसूस नहीं होगा, आपका कंधा हमेशा ऊंचा रहेगा। नंबर 5, फाइनली उसी दिन भी आपकी ज़िंदगी में आएगा जिस दिन आप आपकी लास्ट डेब्ट को चुकाकर एक डेब्ट फ्री इंसान बन जाएंगे और आप खुद ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करेंगे। फिर किताब की लास्ट चैप्टर में ऑथर ने शाहरुनादा जो बेबीलोन का एक मर्चेंट थे उनके अर्ली स्लेव लाइफ के बारे में बताने के साथ साथ उनकी बिजनेस पार्टनर अरदगुला के बारे में, काम के बारे में, उनका लव इंटरेस्ट के बारे में भी बताया। इसीलिए अरदगुला एक बड़ी मर्चेंट बन पाए थे। लेकिन अरदगुला का नेक्स्ट जनरेशन वो पैसे सेव नहीं कर पाए थे। इसीलिए अरदगुला की ग्रैंडसन हदनगुला शाहरुनादा से उनकी दादाजी का सक्सेस टेक्निक के बारे में जानना चाहते थे। उनका यही सीख मिला कि अपने काम को हमेशा प्यार करना चाहिए। अगर वो किसी भी काम को प्यार से करेंगे तो वो काम कभी भी छोटा बुरा नहीं लगेगा। ज़िंदगी में हमेशा हम्बल रहना है और अपनी बुरे समय में जो आपको मदद करते हैं उसे हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ इस किताब का डिस्कशन सुनकर आपको बहुत नए नए चीज़ सीखने को मिली है। ऐसे ही नए नए किताब के डिस्कशन सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो असल में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करने मत भूलिए। टिल देन बाय बाय।